अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुश आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लुकास कुदरत सैलफान और आप लोग के लिए लेकर आए हाउ पीएम मोदी ट्राइड टू ब्रोकर पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या बात है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ? तो देखते हैं, वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छी वीडियो है पीएम मोदी की बात है। नमस्कार दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए थे और वहां पर उन्होंने पीस टॉक्स की बात करी थी, यानी कि रशिया यूक्रेन के बीच में समझौते को लेकर के बातचीत करी थी। उसके बाद वो यूक्रेन भी गए थे, वहां पर भी सेम समझौते को लेकर के बात करी थी। और फिर जब वो वापस आए उन दोनों दौरे से, तो थोड़ा सा वायलेंस काफ़ी बढ़ गया वहां पर। कर्स के रीजन पर इन्वेजन चल ही रहा था, उसके बाद रिटेलिएशन दोनों साइड से होता है और वायलेंस बढ़ जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ही देश में, आपने देखा होगा, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कई जगह पर, कि उनका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि उनके समझौता के बोलने के बाद भी वायलेंस तो और ज़्यादा बढ़ गया, कम होने के बजाय। मतलब उनके बातों की कोई मान्यता नहीं है। और जो हम बहुत पफ्ड अप होकर चलते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत पकड़ है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह हमें देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे देश के लोग ही कह रहे थे, बहुत सारे लोग। उसके अलावा हमारा प्यारा नेबर तो है ही क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ के लोग भी, वहाँ के बड़े बड़े नेता भी, कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया, वो वहाँ जा करके पीस की बात करके आए, वायलेंस बढ़ गया, ये सारी चीज़ें। अब उन सारी क्रिटिसिजम्स के ऊपर फुल स्टॉप खुद व्लादिमीर पुतिन के एक बयान ने लगा दिया है। व्लादिमीर पुतिन एक रशिया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है, उसका सेशन हो रहा था, उस दौरान उनसे पीस टॉक्स पर जब बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पास आए थे पीस टॉक्स का प्रस्ताव लेकर के, तो मैंने कभी मना ही नहीं किया पीस टॉक्स के लिए, बल्कि मैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे बात करी थी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अलाइंड था और मैं पीस टॉक्स के लिए राजी भी था। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि या तो अगर पीस टॉक्स होगा तो इंडिया निगोशिएटर होगा उसका, या ब्राजील निगोशिएटर होगा, या रशिया निगोशिएटर होगा। क्योंकि ये तीन ऐसी सुपर पावर कंट्रीज हैं आज जो पावर रखती है अपने हाथ में, जो एक बड़ी इकोनॉमीज है। ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूट्रली इस पूरे मामले को देख रही हैं और वो न्यूट्रल होकर के इस मामले को समझौता करवाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें यूएस समझौता करवाने आ रहा है, या यूके समझौता करवाने आ रहा है, या फ्रांस समझौता करवाने आ रहा है, जो कि बायस्ड कंट्रीज हैं और पूरी तरीके से यूक्रेन को ही सपोर्ट करेंगी। तो ये मेरी बस एक शर्त थी, लेकिन कभी समझौता के लिए कोई आगे आया ही नहीं। आप देखिए कि नेटो समिट बुलाया गया और नेटो समिट में वहाँ पर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि ये रशिया यूक्रेन के वॉर में पीस टॉक्स के ऊपर चर्चा हो रही है और रशिया के डेलीगेशन को ही वहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। तो किस तरीके की पीस टॉक्स है ये? तो कोई एक न्यूट्रल पार्टनर का होना जरूरी है, तभी जाकर के पीस टॉक्स सफल हो पाएंगी, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने खुद कह दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस पीस टॉक्स की आप आज 2 साल बाद बात कर रहे हो, वॉर 2 साल से चल रहा है, वो इस्तांबुल के अग्रीमेंट में ही पीस टॉक्स जो है वो हो जाती। मतलब ये वॉर वहीं पर इस्तांबुल अग्रीमेंट में ही रुक जाता है। यानी कि जब ये वॉर शुरू हुआ था, अपने पहले हफ्ते में ही था, तभी इस्तांबुल अग्रीमेंट साइन हो चुका था। और इस इस्तांबुल अग्रीमेंट के बाद जो यूक्रेनियन डेलीगेशन है उसने इसको मान भी लिया था, वो सेटिस्फाइड भी थे इस अग्रीमेंट से, और ये वॉर वहीं रुक जाती, ये इतना आगे बढ़ती ही नहीं। तो इस वॉर में जहां मुझे एक अग्रेसर की, यानी कि पुतिन को एक अग्रेसर की तरह दिखाया जाता है, वो अग्रेसर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने ही इस वॉर को कंटिन्यू रखा। तो यहां पर उन्होंने इस्तांबुल अग्रीमेंट की बात करके एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दे दिया। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शायद आप इस्तांबुल अग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अगले 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपीटेड एफर्ट्स और इस इस्तांबुल अग्रीमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिन एफर्ट्स के बारे में व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं, वो एफर्ट्स क्या हैं कि पोलैंड गए प्रधानमंत्री, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वॉर जो है वो बैटल फील्ड पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। उसके बाद एससीओ समिट में वो गए, तब भी उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वहां पर भी पुतिन से बात करी। फिर रशिया गए, वहां पर भी उन्होंने पुतिन को ऑफर किया पीस टॉक्स के लिए। उसके बाद यूक्रेन गए, वहां पर भी उन्होंने पीस टॉक्स को लेकर के बातचीत करी ज़ेलेंस्की से लेकर के। तो रिपीटेड एफर्ट्स प्रधानमंत्री ने लगाए, लेकिन हमारे देश में ही कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना सही समझा। इनफैक्ट इस बजाय इसके कि इसको
रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको प्रेस किया जाए उनके इस एफर्ट को। और प्यारा नेबर देश तो हमारा खैर क्रिटिसिज्म के लिए है ही। अब आते हैं हम उसके ऊपर जो पुतिन ने कहा है जिस अग्रीमेंट के बारे में, उसको समझ लेते हैं। अब ये क्या था इस्तांबुल अग्रीमेंट? तो पुतिन ने इसमें कहा कि देखिए साल 2022 में मार्च 29 को, अब आप डेट यहां पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डेट आपके लिए आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मार्च 29 साल 2022 में रशियन डेलीगेशन और यूक्रेनियन डेलीगेशन दोनों मिले थे निगोशिएशंस के लिए फाइनल राउंड के। इसके पहले के 2 राउंड जो हैं वो बेलारूस में किए गए थे और वो सफल नहीं हो पाए थे। तो फाइनल राउंड जो निगोशिएशन है वो इस्तांबुल में किया गया और वहां पर मार्च 29 को ये फाइनल राउंड्स में दोनों साइड के डेलीगेशंस पहुंचे थे। तो रशियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे व्लादिमीर मेडिंस्की और यूक्रेनियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डेविड अराखामिया। तो ये दोनों डेलीगेशन बैठे थे और इसमें रशिया की कुछ शर्तें थी। रशिया की शर्तें ये थी कि भाई जो यूक्रेन है वो अपना हमेशा नॉन अलाइंड स्टेटस रखेगा, यानी कि नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, या कोई भी ऐसा मिलिट्री ग्रुप जो है जो इन यूरोपियन कंट्रीज ने बना रखा है उसको ज्वाइन नहीं करेगा, जिससे हमें दिक्कत है भाई कि ये हमारे बाउंड्रीज को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा इनका कहना ये था, दूसरा इनकी शर्त ये थी कि डीपीआर और एलपीआर के जो प्रोविंस हैं, डीपीआर मतलब कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और एलपीआर मतलब कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। अब ये दोनों प्रोविंस आपको पता ही है कि बहुत पहले से यहाँ पर रिवोल्ट हुआ और रशिया के आधिपत्य में ये प्रोविंस आ चुके थे। एक तरीके से रशिया ने अपनी वहाँ पर सेकेंडरी सरकार बना दी थी। तो उनकी डिमांड ये थी कि इन दोनों प्रोविंसेस को आप ऑटोनॉमस स्टेटस दे देना। तीसरी उनकी डिमांड ये थी कि क्राइमिया का जो इशू था, जो क्राइमिया को कब्जा कर लिया था, आपको पता है रशिया ने साल 2014 में, तो वो जो इशू बार बार आप यूएन में भी उठाते हो और आगे चल करके भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उठाते हो, तो उसको आप उठाना बंद कर दोगे कई सालों तक, मतलब कुछ सालों तक आप क्राइमिया के इशू को बार बार नहीं उठाओगे और ये हम अपने बीच में निगोशिएट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आर्मी का स्ट्रेंथ है, जिसको लेकर के मेन इशू हुआ था कि आर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा यूक्रेन, वो शर्त अपनी वैसे ही रखी थी रशिया ने कि आर्मी को लेकर के निगोशिएशंस होगा कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आर्मी की। तो यूक्रेनियन आर्मी इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे रशिया को ये थ्रेट ना हो अपने ऊपर अटैक का, बस ये एक उनकी शर्त थी। तो ये चारों शर्त उन्होंने सामने रखी थी। ये शर्त है तो बहुत कठिन, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनियन डेलीगेशन ने इस पर इसको सेटिस्फाई थे वो इससे और इसको मान लिया था उन्होंने माना था और उन्होंने वो पूरे अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था। अगर आप जा करके इस्तांबुल अग्रीमेंट 2022 को सर्च करोगे तो शायद आपको नेट पर मिल भी जाए इस्तांबुल अग्रीमेंट, जिसमें पुतिन ने कहा कि यूक्रेनियन डेलीगेशन ने इस पर साइन किया, जिसका मतलब साफ है कि वो इस अग्रीमेंट से सेटिस्फाइड थे। और ये अग्रीमेंट फिर ब्रेक कैसे हो गया अचानक से? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रेक इस वजह से हो गया क्योंकि एक उसी के घटना के बाद, जैसे ये 29 तारीख है, तो 29 तारीख के बाद 1 अप्रैल को एक बड़ी घटना हुई थी। 1 अप्रैल को क्या हुआ था? एक बूचा मशाकर हुआ था। ये बूचा की सिटी आपको दिख रही है जो कि कीव से थोड़ी दूरी पर है। तो ये बूचा में उस समय पर 1 अप्रैल 2022 को एक बड़ा मसाकर हुआ था। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कई यूक्रेनियन लोगों को, ढेरों यूक्रेनियन लोगों को जैसे हाथ पीछे बंधे हुए हैं इस तरीके से टॉर्चर करके मार दिया गया था। इसका इल्ज़ाम रशियन आर्मी और रशियन फोर्सेस के ऊपर लगाया गया था कि ये बूचा मसाकर में उनका हाथ है। और इसी के बाद माना ऐसा जा रहा था कि ये पीस टॉक्स इसलिए टूट गए, मतलब पूरी दुनिया को तो खैर यही पता था कि ये पीस टॉक्स इसीलिए टूट गए, इसीलिए खत्म हो गए बिकॉज ये मसाकर हो जाता है। लेकिन ये कहानी पुतिन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पुतिन का कहना ये है कि भाई ये मसाकर तो हुआ 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से हमें पूरे अग्रीमेंट को तोड़ने की बात जो है वो 30 मार्च यानी कि 31 मार्च तक फाइनल बता दी गई थी कि हम अग्रीमेंट्स पर अमल नहीं करेंगे साइन करने के बावजूद। तो ऐसा क्या हो गया 1-2 दिन में कि यूक्रेन बिल्कुल यू टर्न ले लेता है, बल्कि बाकायदे उनके उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात करी थी साइन करने से पहले। तो ऐसा अचानक से क्या हो जाता है? तो फिर उन्होंने यहाँ पर उस पर नाम लिया। उन्होंने कहा वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, जैसे यूएस, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज चाहती थी रशिया को हारता हुआ देखने के लिए। वो एक रशिया की स्ट्रैटेजिक डिफीट चाहती थी और उनके पास कोई ऐसा पुख्ता बड़ा रीजन नहीं था कि वो रशिया से डायरेक्टली इंगेज करे या वो डायरेक्टली इंगेज करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया। खास तौर से उन्होंने इसमें उस समय के उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का नाम लिया। अब बोरिस जॉनसन के बारे में ऐसा सिर्फ पुतिन नहीं कह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप उस टाइम के निकाल करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल है रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट का और ये सितंबर 2022 का आर्टिकल है, जहां पर ये आर्टिकल चीख चीख के कह रहा है कि बोरिस जॉनसन का हाथ था रशिया और यूक्रेन के पीस डील को ब्रेक करने में। अब होता क्या, आप उनकी एक्शंस भी थोड़ा सा देखिए
कि होता क्या है कि बोरिस जॉनसन 1 अप्रैल को ये बूचा मसाकर होता है और 9 अप्रैल को यूक्रेन पहुंच जाते हैं। उसके बाद जून जुलाई में वहां पर अपना मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं यूक्रेन के अंदर में, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद फिर यूक्रेन का जब इंडिपेंडेंस डे होता है 24 अगस्त को, बोरिस जॉनसन फिर यूक्रेन पहुंच जाते हैं, फिर सितंबर में एक बार, और इस तरीके से बोरिस जॉनसन पिछले 3-4 महीने में 3-4 बार यूक्रेन जा चुके थे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इतनी बार जो बाइडेन नहीं गए होंगे यूक्रेन, जितनी बार बोरिस जॉनसन अपने 3-4 महीने के कार्यकाल में पहुंच गए थे अपना यूक्रेन में। तो आप समझ सकते हो कि बोरिस जॉनसन का इतने बार यूक्रेन जाना अपने आप में ये बता रहा है कि उनका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था यूक्रेन के ऊपर, और वो अपने एरा में, और ये पुतिन ने कहा कि बेसिकली वो अपने एरा में रशिया को हारता हुआ दिखाना चाहते थे, एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिफीट चाहते थे रशिया की, और इसी वजह से यूएस, यूके, मतलब ये जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने हाथ मिलाया था यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को हराने के लिए। लेकिन वो इवेंचुअली हो नहीं पाता है और रशिया ये वॉर कंटिन्यूड रखता है और अपना ऑफेंसिव भी मेंटेन रखता है। तो अब ये लोग बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब तो बात सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी, सिचुएशन रशिया के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। रशिया को एक अग्रेसर दिखाया गया, बट हमें मजबूर किया गया था अटैक करने पर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है, वो आपको भी समझ में आ गई होगी। क्या इस पूरे पीस डील को ब्रेक करवाने में यूएसए का हाथ है, यूके का हाथ है, या जो पीस डील नहीं हो पा रही है उसमें भी यूएस और यूके का हाथ है? तो ये आप बेटर समझ पाओगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। नहीं, यूएस का हाथ है सारा, वो यूएस का यूज कर बोरिस जॉनसन कहा उसको यूज किया गया। तो ये थी वीडियो जो कि अच्छा, पहले तो ये जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी बातें होती है। जिस तरह के अभी देखो रशिया ने यूक्रेन को क्या क्या कहा था, मतलब अब ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, डेफिनेटली भाई पावरफुल कंट्री है, वो डेफिनेटली डिमांड तो रखेगा ही, क्या प्लेटो की मेरे सही बात कर रहा हूं ना। फिर इस पे उन्होंने एग्री भी किया था यूक्रेन ने, और मतलब सब कुछ हो गया था। लेकिन ये जो जोनी भाई बोरिस जॉनसन था, जॉनसन भाई जो है, इन्होंने इनको यूज किया गया विद हेल्प ऑफ यूएसए। अच्छा, इसके बैकअप सब, ये सब जो मतलब जितना भी टोटल करे ना, इन सब का बैकअप जो है वही कर रहा है, जो पूरी दुनिया का बदमाश बना फिरता है। यूएस जो है, यस वही कर रहा है। नेटो की ये थी कि रशिया जो है अंकित हमेशा से दिखा रहा है, कोई है ऐसा है नहीं कि इनके खिलाफ कुछ बोले। तो ये इनके लिए चांस था कि ये वार जारी रखे और सही तरह स्ट्रेटेजिक डिफीट हो जाए, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली जो है फाइट नहीं कर सकते यूएसए या रशिया के साथ। तो इनडायरेक्टली यूक्रेन को यूज किया गया कि रशिया के साथ फाइट करे, और अब भुगत रहा है रशिया। लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश में जो है खुद गिर रहे हैं। तो आज वही, अगर यूएसए भी होता है या चाइना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज है, वो सारे ऐसे ही करते हैं। अगर ये तो स्ट्रेटजीज है भाई। अब वो पावर सामने फाइट नहीं कर सकता, उनको बस मौका चाहिए, चांस चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटी कंट्रीज होते हैं ना, जिस तरह के यूक्रेन हो गया, बाकी ये उनको मतलब ऊपर आने नहीं देता है, मतलब उधर ही दबाई के रखते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूएसए का जो नेटो है वो हमारे नजदीक आ जाए। वो नहीं चाहता, बॉर्डर पे आ जाता है ना। अगर वो बॉर्डर पे आ ही जाता, कुछ छेड़छाड़ बीच में हो जाती, तो पूरी नेटो जो कंट्रीज रशिया पे हमला कर लेती। तो इस वजह से जो है वो नहीं चाहता। तो ये डिमांड्स वो रखता है, ये तो है ही। और ऐसी डिमांड रखे थे कि उनके कभी खतरा ना हो उनसे। तो ये सारा खेल जो है नेटो का चल रहा है, यूएस का चल रहा है, और वही हुआ, अभी तक वही हो रहा है। डेफिनेटली पीएम मोदी ने तो ट्राई किया कि पीस हो जाए, बट वो तो बड़े जो बैठे हुए यूरोपियंस और यूएस वो नहीं चाहते। बात ये असल वही है। बाकी ये वीडियो थी, काफी अच्छी तरह समझाया था, काफी जबरदस्त वीडियो थी। अगर पसंद आए प्लीज स्पेशल फॉरेनर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। लाइक जरूर करें, तब तक चैनल से मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, नहीं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।